हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है उसके सामने क्या मुख्य चुनौतियां हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 34 साल बाद हमारे देश में एक नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। इस शिक्षा नीति की कई खासियतें भी हैं, जैसे सबको सस्ती और अच्छी शिक्षा मिलेगी, कौशल विकास पर आधारित शिक्षा होगी और रोजगार देने वाली शिक्षा दी जाएगी। यानी समानता के साथ सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस शिक्षा नीति का ये उद्देश्य है। लेकिन 34 साल बाद जब हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था नई शिक्षा व्यवस्था में बदलने जा रही है, तो इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए पढ़ाई से संबंधित कई नियम भी बदलने जा रहे हैं और इस शिक्षा नीति को ढंग से लागू करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। तो आइए कुछ संभावित चुनौतियों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी तो हमारे जो ट्रेंड टीचर होते हैं वही होते हैं और अपने देश में ट्रेंड टीचरों की भारी कमी है और कई सारे जो प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं, खासकर सरकारी, वो तो एक या दो टीचर के भरोसे ही चलते हैं। ऐसे में शिक्षा तो प्रभावित होनी ही है। ऊपर से 34 साल पुरानी शिक्षा व्यवस्था होने के कारण जो टीचर है वो एक ढर्रे में ढल चुके हैं, तो उनके दिमाग में परिवर्तन लाना भी बहुत कठिन काम होगा। और नई शिक्षा व्यवस्था में कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई और बोर्ड एग्जाम में भी सब में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए जो टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, उनको जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि इस नीति को समझने के लिए जो टीचर हैं उनको भी टाइम लगेगा और फिर उसको अमल में लाने के लिए उनको खुद भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। और जो नई शिक्षा नीति है वो 2022 तक ऐसा कहा जा रहा है कि क्लासरूम में स्किल आधारित लर्निंग को भी लागू किया जाएगा। तो ये सब काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। दूसरी चुनौती सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। प्राइवेट स्कूल तो जो कंपटीशन है उसके चलते अपने स्कूल के बच्चों को अनेक तरह की सुविधाएं देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का हाल बहुत बुरा है। देश में ऐसे भी कई सरकारी स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों और छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जैसे बिजली, पानी, शौचालय, बैठने के लिए फर्नीचर, लिखने के लिए यानी टेबल कुर्सी भी नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, साइंस की प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिकल लैब नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है। और आश्चर्य की बात है कि ये स्कूलों की बात नहीं है, कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय, उनका भी यही हाल है। कई स्कूल और विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचा भी बहुत खराब है, जिससे अक्सर स्कूलों में शिक्षा प्रभावित होती है। इन सब को दुरुस्त करना, सुविधा संपन्न बनाना, यह भी एक कठिन चुनौती है। नई शिक्षा नीति में एक और अहम बात ये कही जा रही है कि जिन स्कूलों में कम बच्चे होंगे उन स्कूलों का विलय दूसरे स्कूल में कर दिया जाएगा। तो इससे जो दुर्गम क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले बच्चे होंगे उनका नुकसान होगा, खासकर महिलाओं और छोटी बच्चियों का। हो सकता है उनकी पढ़ाई छूट जाए, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली बच्चियां और महिलाएं अपने आसपास के स्कूलों में तो जाके पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन दूर जाना उनके लिए संभव नहीं होता है। अगली जो चुनौती है वो आंगनबाड़ियों से संबंधित है। नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि 3 से 6 वर्ष के जो बीच के बच्चे होंगे उनकी शुरुआती पढ़ाई आंगनबाड़ी या बाल वाटिका के माध्यम से कराई जाएगी, जो ज़्यादातर खेलकूद और गतिविधियों पर आधारित होगी। लेकिन आंगनबाड़ी की हालत तो आप सभी जानते हैं, आंगनबाड़ियों में सुविधाएं बहुत कम होती हैं, इसीलिए नए प्रशिक्षण केंद्र खोलने पड़ेंगे, आंगनबाड़ियों में सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें कक्षा 6 से व्यावसायिक ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए स्कूलों में अतिरिक्त समय और साधनों की आवश्यकता होगी और एक्सपीरियंस और जो प्रोफेशनल नॉलेज रखने वाले टीचर्स की भी ज़रूरत होगी। तो ऐसे टीचर्स की नियुक्ति करना भी पहले चुनौती भरा काम होगा और आंगनबाड़ियों में सुविधाएं बढ़ाना भी आवश्यक होगा। एक और बड़ी चुनौती जो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ी है। नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान और ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाएगा।
यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा नहीं होती है। और कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा वैसे भी नहीं है, और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा तो है लेकिन वहां पर इंटरनेट प्रॉपर काम नहीं करता है। तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा कैसे ले पाएंगे बच्चे? दूसरी बात, ऑनलाइन शिक्षा देने वाले शिक्षकों की भी भारी कमी है। नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि 5वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। सवाल यह है कि अगर 5वीं क्लास तक बच्चा मातृभाषा में पढ़ाई करेगा तो छठे में आके वह अचानक से इंग्लिश मीडियम से कैसे पढ़ेगा? दूसरी बात, जो वर्तमान में शिक्षक हैं उनमें से शायद ही कोई होगा जिसने मातृभाषा से अपनी पढ़ाई की होगी। तो ऐसे में मातृभाषा से बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कितने शिक्षक उपलब्ध होंगे? तीसरी बात की जो पढ़ाने के लिए किताबें चाहिए होंगी वो इतनी बड़ी मात्रा में कैसे उपलब्ध हो पाएंगी? और भारत में तो कुछ शहर है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर लोग दूसरे राज्यों से आकर रहते हैं। तो ऐसे शहरों में जो बच्चे पढ़ाई करेंगे वो कौन सी मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे या स्थानीय भाषा में पढ़ाई करेंगे? तो ये भी एक समस्या है। दूसरी बात है कि जो अंग्रेजी मीडियम से बच्चों को पढ़ाते हैं वो स्कूल क्या मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाने के लिए सहमत होंगे? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो केंद्र सरकार की सेवाओं से जुड़े रहते हैं और उनके ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होते रहते हैं। ऐसे में उनके बच्चे कौन सी भाषा में पढ़ाई करेंगे, मातृभाषा या स्थानीय भाषा? और दूसरी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाले और मातृभाषा से पढ़ने वाले बच्चों को क्या सरकारी नौकरी या रोजगार में एक बराबर समझा जाएगा? क्योंकि अधिकतर जो परीक्षाएं होती हैं वो इंग्लिश मीडियम से कराई जाती हैं और कुछ जो परीक्षाएं होती है उनमें तो अंग्रेजी अनिवार्य मानी जाती है। अभी तक तो जो संसद के कार्य हैं या केंद्र सरकार, राज्य सरकार के ऑफिसों के में जो कामकाज होते हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी में ही होते हैं। तो नई शिक्षा व्यवस्था के बाद जो संसद में है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इनके ऑफिसों में क्या हिंदी भाषा या मातृभाषा में काम किया जाएगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि जो स्कूल है उनमें ये अनिवार्य नहीं किया गया है, ये स्कूलों के ऊपर ही निर्भर करता है कि मातृभाषा में पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन यह बड़े सवाल हैं। लेकिन अगर आप देश दुनिया के परिप्रेक्ष्य में इसे देखेंगे तो अंग्रेजी भाषा आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता बन गई है और कहीं न कहीं अंग्रेजी भाषा व्यक्ति की सफलता से भी जुड़ गई है। स्थानीय भाषा को कितने लोग समझते हैं? देश दुनिया की तो छोड़िए, भारत के एक प्रांत की भाषा दूसरे प्रांत के लोग नहीं समझते हैं। ऐसे में जब लोग अपने प्रांत से बाहर जाएंगे तो वो कैसे अपना कार्य करेंगे? अगली चुनौती जुड़ी है उच्च शिक्षा से। उच्च शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना भी चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। उनके अच्छे प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए कोई निश्चित व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे दुनिया के कई देशों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाता है, ऐसी ही कुछ व्यवस्था अपने देश में भी लागू करनी पड़ेगी। उच्च शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता को भी बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को विश्व शीर्ष रैंकिंग में जगह मिलती है। नई शिक्षा नीति में यह भी कहा जा रहा है कि सभी विश्वविद्यालयों के नियम अब एक समान होंगे, लेकिन जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसीलिए केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग कानून बनाकर अपनी तरह से विश्वविद्यालयों को चलाते हैं और भारत में ज़्यादातर विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय हैं। और दूसरी समस्या नौकरी से संबंधित है। उच्च शिक्षा में नौकरी के लिए जो शिक्षकों का अपॉइंटमेंट होता है वो अलग अलग तरह से होता है, मतलब कि जो उनका जो सिलेक्शन होता है उसकी अलग अलग प्रक्रिया है। ऐसे में सबको एक छतरी के नीचे लाकर कार्य करना ये भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा। नई शिक्षा नीति में स्नातक की पढ़ाई को 4 वर्ष का कर दिया गया है और विद्यार्थियों को विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा, संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा और जो उच्च शिक्षा है उसमें प्रोफेसरों के पद जो रिक्त हैं उनको भरना पड़ेगा। एक सर्वे के अनुसार डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर के 35%, एसोसिएट प्रोफेसर के 46% और
सहायक प्रोफेसर के 26% पद रिक्त हैं। तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से पहले इन सब पदों को भरना पड़ेगा, फिर उनको टीचर को ट्रेनिंग के लिए भी एक मापदंड तैयार करना पड़ेगा। नई उच्च शिक्षा नीति में छात्र हित पर बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया गया है, वो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, जिसमें बच्चे अगर किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, सपोज कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई 1 साल के बाद छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। लेकिन नौकरी या अन्य जगहों पर इनकी क्या उपयोगिता होगी ये स्पष्ट नहीं कहा गया है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने शिक्षा के ऊपर जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही है, और जबकि वर्तमान में जीडीपी का सिर्फ 3% ही शिक्षा के ऊपर खर्च हो रहा है। दूसरी बात, सकल पंजीकरण दर अभी 26.3 है, जिसको बढ़ाकर 50% करने की बात कही गई है। सरकार इतनी लंबी छलांग कैसे लगाएगी यह भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। हमारा अंतिम पॉइंट है, सरकार एससी, एसटी और ओबीसी ग्रुप के बच्चों को अधिक से अधिक स्कॉलरशिप देने की बात कह रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण बच्चों को, यानी जो एससी, एसटी और ओबीसी ग्रुप में नहीं आते हैं, उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमने कुछ नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ चुनौतियों पर बात की। इसी को और आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।